हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड चैप्टर फर्स्ट के हम एमसीक्यू करने वाले हैं पूनम गांधी बुक से। ठीक है, चैप्टर्स के बीच में दे रखे हैं ये एमसीक्यू। तो करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है। मैनेजमेंट हैज़ टू सी दैट टास्क आर completed एंड गोल्स आर अचीव्ड विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड एट अ मिनिमम कॉस्ट। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट है, इसमें मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, हमारा टास्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, यानी गोल्स टास्क जो है सारे कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन रिसोर्सेज कम से कम लग रहे हैं, कॉस्ट भी कम से कम लग रही है। तो ये कौन से दो कॉन्सेप्ट हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, सो यहाँ पे आपका इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है कि काम टाइम पे ख़त्म हो रहा है, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे। और एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि कम से कम पैसों में, कम से कम रिसोर्सेज में हमारा काम ख़त्म हो रहा है। हो गए दोनों पॉइंट क्लियर। अब बात ये आती है, प्लानिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्लानिंग में हम प्लान्स बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर होता है जैसे कि लुक आफ्टर करना, मैनेज करना, सब कुछ देख रेख करना, तो वो बात तो लिखी ही नहीं इसमें। कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन होता है सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ लेके चलना, उनके बीच में इंटीग्रेशन लाना। तो आंसर क्या हुआ, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है। Successful organizations do not achieve their goals by chance but by following a deliberate process। यहाँ पे लिख लें, जो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाती हैं, ठीक है, वो बाय चांस यानी किस्मत से उनको तरक्की नहीं मिलती, बल्कि एक डेलिब्रेट प्रोसेस, सोचा समझा प्रोसेस होता है। प्रॉपर किसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं तब जाके सक्सेस मिलती है। तो इसका आंसर क्या है, मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में हम ऐसे तरह से मैनेज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कि हमारे सारे गोल्स अचीव हो जाए। इसका आंसर कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का मतलब है सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना। इसका आंसर एफिशिएंसी नहीं है। एफिशिएंसी का मतलब है काम को कम से कम कॉस्ट में करना। इसका आंसर इफेक्टिवनेस भी नहीं है, क्योंकि इफेक्टिवनेस का मतलब है काम को टाइम पे ख़त्म करना। तो आंसर है मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट। Human resources are an organization's greatest assets. Despite all the developments in technology, getting work done from people is still a major task of manager. ये बताना है कौन सा मैनेजमेंट का डायमेंशन है, लेकिन लिखा क्या है, एक बात देखो यहाँ पे लिखी हुई है, गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल। पीपल की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है। तो एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना, एम्प्लॉयज़ से काम करने का आंसर क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। या मैनेजमेंट ऑफ वर्क नहीं होगा, क्योंकि ऊपर बात काम की नहीं की गई है। काम किसकी की गई है, पीपल की, लोगों की। ऑपरेशंस भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई एक्टिविटी की बात नहीं की गई है, बात की गई है पीपल की। सेकंड देखते हैं आप अपना। Management always work by keeping an end result or aim of the organization. All the activities of managers are directing towards the end result. It is related to which feature of management? Management का feature बताना है, ये कौन सा है। आगे क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट कैसे काम करता है, एंड रिजल्ट और एम। यानी मैनेजमेंट कैसे काम करता है, अपना एंड रिजल्ट या फिर अपने गोल यानी टारगेट को देखते हुए काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है, अपने एम पर ध्यान देता है। तो आंसर क्या हो गया, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है कि मैनेजमेंट कंटिन्यूसली हमेशा परफॉर्म करते हैं। मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते हैं या टच नहीं कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि हमें लोगों को भी मैनेज करना है, वर्क को भी मैनेज करना है, ऑपरेशंस को भी मैनेज करना है। ऐसी कोई चीज़ यहाँ नहीं लिखी हुई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राधिका इज एंगेज्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग अर्दन कूलर्स बाय यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कौन सा मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इधर लगता है। अब एक बात यहाँ पे लिखी हुई है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं। सो एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड यानी सोसाइटी के बारे में कुछ सोचा जा रहा है कि सोसाइटी को नुकसान ना हो, हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। तो आंसर आ गया अपना सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव यानी सोसाइटी के बारे में सोचना। तो यहाँ पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि राधिका पर्सनली अपने बारे में या एम्प्लॉयज़ के बारे में नहीं सोच रही है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि राधिका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के बारे में भी नहीं सोच रही है।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, अंकिता हैज़ स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. Although she is not having many competitors, but still she is trying to offer goods at minimum price so that she is able to survive in the market and make people sure with limited income can also afford the vegetables and fruits. तो यहाँ पे कौन से दो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स लग रहे हैं आप देखो. सबसे पहली बात यहाँ पे क्या करी गई है कि जो आपकी ये अंकिता है ये सर्वाइव करना चाहती है मार्केट में, ठीक है, मार्केट में टिके रहना चाहती है. तो कौन सा हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ग्रोथ करना, प्रॉफिट कमाना, सर्वाइव करना. ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रही है ना ये अपनी. नेक्स्ट यहाँ पे ये सोच रही है कि लिमिटेड इनकम के लोग हैं, यानी कम कमाई वाले लोग भी उसके जो सामान को अफोर्ड कर पाएँ, उसके वेजिटेबल्स अफोर्ड कर पाएँ. तो वो सोसाइटी के बारे में भी सोच रही है. तो हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो पर्सनली अपने बारे में या सिर्फ एम्प्लॉयज़ के बारे में नहीं सोच रही है. वो सोच रही है यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और यहाँ पे सोच रही है सोसाइटी के बारे में. नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना, इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉयर वन हैज़ टू रजिस्टर हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया विच फीचर ऑफ प्रोफेशन बीइंग रिवील्ड. कौन सा फीचर लग रहा है प्रोफेशन का. यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी को लॉयर बनना है तो अपने आप को कहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया. ठीक है, आपको चाहे डॉक्टर बनना है, चाहे आपको लॉयर बनना है, चाहे आपको MBBS करना है, आपको अपने आप को इन एसोसिएशन में रजिस्टर कराना पड़ेगा. ऐसे ही बिना पढ़े लिखे और बिना प्रॉपर डिग्री लिए, एग्ज़ाम दिए आप जो है प्रोफेशन में नहीं एंटर कर सकते हैं. तो आंसर क्या आ गया, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, कि कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं जहां हमें अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है इसका मतलब, और यहाँ कुछ ऐसी बात नहीं लिखी है. सर्विस मोटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के वेलफेयर से कोई बात नहीं कही गई है. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कोई भी एंट्री जो भी है कोई भी कुछ नहीं बन सकता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, state the common feature of science, art and profession which is present in management also. ऐसा कौन सा फीचर है जो साइंस में भी है, आर्ट में भी है, प्रोफेशन में भी है और मैनेजमेंट में भी है. तो क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. इसका मतलब क्या है कि आपके पास पूरी नॉलेज या बुक्स अवेलेबल हैं, चाहे आप साइंस पढ़ना चाहो, चाहे आप आर्ट पढ़ना चाहो, चाहे आप प्रोफेशन पढ़ना चाहो, चाहे आप मैनेजमेंट पढ़ना चाहो, इन सभी के ऊपर आपको प्रॉपर नॉलेज या प्रॉपर बुक्स मिल जाएंगी. नेक्स्ट करते हैं, एज मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट मेक श्योर दैट डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल्स और एम्प्लॉयज़. विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट मेक श्योर राइट नंबर ऑफ वर्कर्स आर देयर. देखो यहाँ पे लिखा है कि जो मिडिल लेवल है वो क्या ध्यान रखता है कि उनके डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है भाई उतने एम्प्लॉयज़ होने ही चाहिए. तो कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो ध्यान रखता है कि वर्कर जितने होने चाहिए उतने ही हों और उनको अच्छे वर्किंग कंडीशंस मिले. तो आंसर है सुपरवाइजरी लेवल. क्यों, क्योंकि वर्कर्स के ठीक ऊपर काम करते हैं सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स. अब देखो आंसर मिडिल लेवल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ लिखा है मिडिल लेवल किसको देखता है, अपने डिपार्टमेंट को देखता है. टॉप लेवल नहीं होता है, क्योंकि टॉप लेवल तो भाई आगे चेक करेगा नहीं भाई अपने पास कितनी लेबर है, कम है या ज़्यादा है ना. अभी आप टाटा अंबानी को देख लो, वो तो देखेंगे ही ना भाई उनकी साइट पे 100 मजदूर काम कर रहे हैं या 50 मजदूर काम कर रहे हैं. नेक्स्ट करते हैं, इफ़ सुपरिंटेंडेंट बिलोंग्स टू सुपरवाइजरी लेवल देन प्लांट सुपरिटेंडेंट विल बिलोंग टू. अब यहाँ सुपरिटेंडेंट जो है वो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर है. ठीक है, जो तो सब कुछ सुपरवाइज करता है. तो पूरे प्लांट का सुपरिटेंडेंट जो है वो कौन होगा, तो वो होगा आपका मिडिल लेवल मैनेजर, क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट पूरे प्लांट यानी पूरे अपने एक डिपार्टमेंट को देखते हैं. तो सुपरवाइजरी लेवल नहीं होगा, क्योंकि सुपरवाइजरी लेवल में तो सुपरिटेंडेंट आ गया. टॉप लेवल नहीं होगा, क्योंकि टॉप लेवल में तो आपको पता है बहुत बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ आते हैं ना. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. ये तो सबको ही पता है, इसका आंसर प्लानिंग है, क्योंकि प्लानिंग जब हमने करी है तो इसका मतलब हमने ये सोचकर करी है कि भी आज हम यहाँ हैं और कल हम वहाँ पहुँच जाएंगे, यानी इस गैप को ख़त्म करता है. प्लानिंग करते हैं तभी तो, जब सपने देखते हैं तभी तो वो पूरे होते हैं ना. स्टाफिंग नहीं है, क्योंकि स्टाफिंग में एम्प्लॉय से रिलेटेड चीज़ होती है कि उनको कैसे हायर करना है, क्या है जो भी है. डायरेक्टिंग नहीं है, क्योंकि डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ को कैसे डायरेक्ट करना है, उनको कैसे मोटिवेट करना है.
ऑर्गेनाइजिंग नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं हम, रिसोर्सेज अरेंज करके देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, डिपार्टमेंट्स बना के देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट है इट स्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाना, यानी कौन सुपीरियर होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा, ये चीज़ कौन बनाता है, तो ऑर्गेनाइजिंग में हम प्रॉपर डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाते हैं कि कौन सबॉर्डिनेट है, कौन सीनियर है। प्लानिंग नहीं है, क्योंकि प्लानिंग में तो प्लानिंग की जाती है। स्टाफिंग नहीं है, क्योंकि इसमें तो एम्प्लॉयज़ हायर किए जाते हैं। एम्प्लॉयज़ हायर होने के बाद की बात होती है कि रिलेशनशिप फिक्स करना है। डायरेक्टिंग नहीं है, क्योंकि इसमें तो प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं हम एम्प्लॉयज़ को कि भाई कैसे उनको मोटिवेट करना है, कैसे उनको इन्फ्लुएंस करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दिस कंसेप्ट इंश्योर्स इंटीग्रेशन, टाइमिंग, सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स सो दैट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विद मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो ये कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन ध्यान रखता है कि जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब में प्रॉपर इंटीग्रेशन हो, टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम ना हो, सीक्वेंस में हो सारे काम। ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है, एक डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है, एक डिपार्टमेंट पहले काम कर रहा है, एक डिपार्टमेंट बाद में काम कर रहा है, ऐसे नहीं, सारी चीज़ें सीक्वेंस से होनी चाहिए। नेक्स्ट, विच कंसेप्ट एक्ट एज बाइंडिंग फोर्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। सो ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो सारे डिपार्टमेंट्स को बांध के रखता है, तो आंसर है कोऑर्डिनेशन। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही सबके टाइमिंग को देखता है, सबके एफर्ट्स को सीक्वेंस में लेके जाता है। प्लानिंग नहीं है, क्योंकि हम इसमें प्लान करते हैं। मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग नहीं है, क्योंकि इसमें हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स बनाते हैं। इसी के साथ आपका वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।